Chalo bhai, good morning once again, and I'm happy to see that so many of you have managed to get up on the cold January morning and सुबह सुबह 7 बजे उठ के आपने न सिर्फ उठ गए हो बल्कि उसके बाद क्लास भी ज्वाइन कर ली है, so that's kind of nice. And there are a lot of guys who will be watching this recording, but recording और live lecture में बड़ा फर्क होता है, so good to see that all of you are here. अब देखो, let's learn some useful things here. Just give me one moment to tussle with the internet. Okay, chalo, I think things are there. Now you can see some complicated looking infinite pulley system. इसके ऊपर तो अभी आएंगे. उसके पहले छोटी मोटी कुछ चीजें भी देखते हैं, simple चीजें भी देखते हैं. जैसे have a look at this system first. देखो, in today's lecture we'll be talking about some more aspects of laws of motion, Newton's laws. न्यूटन्स लॉज में देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बच्चों को कंस्ट्रेंट्स में होती है, तो इसीलिए मैंने लास्ट 3 लेक्चर्स में पूरे डिटेल में कंस्ट्रेंट्स की बहुत सारी चीजें बता दी है. और भी चीजें होती है. आई एम नॉट सेइंग दैट कंस्ट्रेंट्स आर फिनिश्ड. बहुत कुछ होता है फॉर लर्निंग. देयर आर ऑलवेज इनफिनिट नंबर ऑफ थिंग्स, बट फिर भी मेन जिससे अभी आपका काम चल जाएगा वो चीजें मैंने आपको बता दी है कंस्ट्रेंट्स में. इसके साथ साथ मैंने देखा है कि न्यूटन्स लॉ में बच्चों को दूसरी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो जनरली सूडो फोर्स और उसके एप्लीकेशंस में होती है. बट सूडो फोर्स के ऊपर भी आएंगे. वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व इन पास्ट फ्यू इयर्स इज दिस कि कई बच्चों को थोड़ा बहुत मास पुली सिस्टम्स में भी थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दो तो फायदा रहता है. जैसे हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम. विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी वेरी फंडामेंटल. ये ऑलमोस्ट आपको पता होगा, बट फिर भी कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत रहती है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. बिकॉज ये जो चीज अपन आज लेक्चर में सबसे पहले देखने वाले हैं ये बहुत सिंपल है. अगेन आई विल रिपीट कि ये आपको पता होगा, और तो खाली रिवीजन ही एक तरह से. और ऑब्वियसली द क्लास इज ऑफ रिवीजन ओनली, थ्योरी क्लास नहीं, रिवीजन क्लास है. इसमें अपन बहुत सारी पुरानी थ्योरी देखते हैं. तो ये जो चीज है ये आपको पता होगी, बट स्टिल अगर जस्ट इन केस एक भी बंदे को अगर क्लास में इसमें थोड़ी बहुत भी डाउट्स है तो इट इज वर्थ कवरिंग दिस थिंग. बिकॉज सी, न्यूटन्स लॉ में और आगे चल के अभी जो आपका अगला चैप्टर शुरू होगा रोटेशन, आपको आइडिया है कि नेक्स्ट बी टेस्ट में और उसके बाद ग्रैंड बी टेस्ट में रोटेशन आपका आने वाला है. बाकी मैकेनिक्स भी पूरी आएगी आपकी. हीट ट्रांसफर वगैरह आपका नहीं आएगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड रोटेशन एंड द रिलेटेड थिंग्स प्रॉपरली. तो ये जो एक सिंपल मास पुली सिस्टम्स होते हैं ये आपके बहुत जगह आते हैं, इंक्लूडिंग रोटेशन. रोटेशन में भी ये चीज आपके पास वापस आएगी. इसमें एक छोटी सी चीज होती है, टेक्निक होती है, टाइम सेवर टेक्निक होती है, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. और लुक एट दिस सिस्टम. अगर इस सिस्टम में मान लो सपोज आपको ये निकालना है कि ये जो 4m ब्लॉक है, ये 4m ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, मान लो आपको ये निकालना है. ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ 4m ब्लॉक. अगर देखो, निकाल तो ये हर बंदा लेगा. आई एम नॉट गिविंग यू दैट चैलेंज कि आप ये निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो. नर्सरी केजी के बच्चे निकाल लेते हैं आजकल. ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा मास पुली सिस्टम है. बस हल्का सा एक ये चेक कर लेना कि अगर आपको 4m का एक्सेलरेशन निकालना है, और ये एक्सेलरेशन जब तक मैं बात कर रहा था तब तक अगर आपने निकाल के रख दिया है, या मतलब देख के अगर आप उसको लेट अस से 10-20 सेकंड्स के अंदर आप ओरली सीधे आंसर लिख सकते हो उसका, तब तो सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन. और otherwise then you'll have to listen to one small little technique that I'm going to talk about. और बहुत सिंपल सी लॉजिकल सी बात करने वाला हूं मैं. और चलो, बच्चों ने आंसर भी कुछ बच्चों ने दिए हैं. सूर्यांश हैज गिवन मी एन आंसर. उसके पहले सूर्यांश ने और पहले भी 2-3 बार ये आंसर पेस्ट किया था. दैट्स गुड. ठीक है, सूर्यांश ने कुछ तो आंसर दे दिया है मुझे. Some kids are saying कि हम 5 बजे उठ जाते हैं, so that's a very healthy habit. Trust me, I don't have that habit. I'm a guy who gets up late, and it's a really bad habit. But good that you guys are getting up early in the morning. और सूर्यांश ने अपना आंसर चेंज कर दिया है अभी शायद. आर्यन now has given me some answer. Again, as I'm saying कि इसका आंसर अगर आप डायरेक्टली लिख देते हो without doing any detailed calculations तब तो ठीक है. आर्यन, सनद, उन्नाब,
Atharv, अच्छा Atharv is talking about something else. Okay, Atharv is saying that I wake up at 6:50. Honestly speaking, I also did that. Do that whenever I have that 7 months. सुबह 7 बजे की क्लास होती है. I get up at around 6:51. Somehow wash my face and reach the class. And but anyway, chalo, I am there. Or okay, now people are acting smart. So I wake up exactly at 7. Anyway, चलो भाई आंसर दो ना. टीचर मजाक हंसी मजाक कर रहा है, वो अच्छी बात है. आप तो मेरे को जरा इसका आंसर लिख के बताओ कितना आता है. बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट जैसे बड़े बड़े फंडे तो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ओके देयर आर 9 अथर्व्स इन द क्लास. ओके फाइन, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था कि कंस्ट्रेंट वगैरह जैसी बड़ी बड़ी चीजें तो अपनी जगह ठीक है, वो तो सब बढ़िया था, लेकिन बिल्कुल जो सिंपल मास पुली सिस्टम होता है उसका भी आपको एक टेक्निक होती है जिससे आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो बहुत सारे सिंपल सिस्टम्स का. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस टेक्निक इज गोइंग टू वर्क एवरीवेयर, बट इट्स गोइंग टू वर्क इन मेनी प्लेसेस वेयर देयर आर सिंपल मास पुली सिस्टम्स. अब जैसे इसमें आप देख लो, इसमें अगर अब तक आपने आंसर लिख दिया था तो ग्रेट. अगर अब तक आपका आंसर नहीं आया है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर. तो अभी आप देखो, इसमें मैं आंसर दिखाता हूं आपको. ये आंसर आ रहा था, कुछ बच्चों को आ रहा था, ऑल्दो स्टिल लेट मी सी, देयर आर 164 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और 164 में आई थिंक नॉट मोर देन 4 gave me the right answer. So in the given span of time 5 minus sin theta into g by 7. तो एक बार देख लो कि कंसेप्ट क्या होता है. और ये कुछ कुछ इस तरह से है, जैसे अगर मान लो इस पूरे सिचुएशन में देखते हैं तो यू विल सी कि इसके ऊपर mg लग रहा है, ये वाला 4 mg लग रहा है. तो ये mg और 4 mg मोशन को ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका तो फोर्स हो गया 5 mg. ठीक है, अभी ये mg के ऊपर उल्टा लग रहा है mg sin थीटा, तो इसमें से 5 mg sin थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो. सिस्टम का जो टोटल मास है वो जाता है 1 + 1 + 1 + 4 दैट इज 7. इससे आप इसको डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है 5 minus sin theta into g by 7. Now my intention here was not to explain you the method exactly, but to show you that there is something which can very quickly give you answers as far as simple mass pulley system is concerned. और ये छोटा सा मैंने जो आइडिया यूज करके इसका आंसर सीधे लिख दिया है, ये आप में से कई बंदों को ऑलमोस्ट आई एम प्रीटी श्योर सबको पता होगा, बस भूल गए थे तो मैंने रिवाइज करवा दिया. और मैं भी थोड़ा सा, एक मिनट, कई बच्चे कह रहे हैं कि इसको सर थोड़ा डिटेल में बता दो. ठीक है, मैं डिटेल में बता देता हूँ, दैट इज फाइन. और लेकिन ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी ऐसा नहीं कि बस खाली जेई में टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं. मैकेनिक्स का एक सिंपल क्वेश्चन उठाया और उसमें कुछ दूसरे चैप्टर की चीजें मिला दी, तो आपको सिंपल आइडियाज भी क्लियर होने चाहिए. और मेंस तो है ही, ऐसा नहीं कि मेंस नहीं देना है, जेई एडवांस्ड एज वेल एज मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है. तो मेंस में तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या इवन अभी रोटेशन का जो चैप्टर आने वाला है, हमने क्या किया था, जो नॉर्मल मास पुली सिस्टम देखा था उसमें ये पुलिस आपकी मासलेस होती थी. रोटेशन में वापस मास पुली सिस्टम आएगा, लेकिन अब की बार पुलिस का मास भी होगा. तो पुरानी चीजें, मैं कई बार क्लास में भी बोलता हूँ कि रोटेशन में पुरानी चीजें आपकी 100% क्लियर होनी चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें काम आने वाली है. तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं. देखो मैंने इसमें क्या किया है, मैं उसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ. ध्यान रखना कि ये जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ ये खाली सिंपल मास पुली सिस्टम्स के लिए चलेगी. बड़े मास पुली सिस्टम के लिए आपको फिर कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट लगाना पड़ता है. अगर कोई भी ऐसा मास पुली सिस्टम है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स हो, 1 2 3 4 बहुत सारे ब्लॉक्स हो, और ये सारे के सारे ब्लॉक्स सब लाइन से कनेक्टेड हो, मान लो दे आर ऑल कनेक्टेड इन सच अ वे कि इन सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर सेम है. कंस्ट्रेंट में क्या होता है कि अगर एक A1 होता है तो फिर कुछ A2 A3 A4 भी हो जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर मान लो बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह हैं and they are connected in such a way that they are just connected by let's say one single thread like this, and अगर ऐसा होगा तो इनका एक्सेलरेशन सेम होगा. तो अगर मान लो सब लाइन से कनेक्टेड है और इन सबकी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो एक टेक्निक होती है जो आप आराम से यूज करके बहुत सारी जगह पे अपना काम चला सकते हो। और टेक्निक ये है कि मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। पहले तो जैसे मान लो देयर आर 4 मासेस और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से, और लेट अस से कि मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस से F1, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं F2। ठीक है, कुछ वैल्यूज दे देता हूं। मान लो मैं आपको 10 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लेट अस से 5 न्यूटन। ये एंगल है 37 डिग्रीज मान लो। ये फोर्स है लेट अस से 20 न्यूटन, और ये वाला मान लो एक फोर्स दे देता हूं 20√2 न्यूटन। ये मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया है। मान लो ये मैंने आपको एक सिचुएशन दी है t इक्वल टू 0 के ऊपर। ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 के ऊपर अगर थ्रेड स्ट्रेट है और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फोर्स लगाओगे तो ये थ्रेड लेटर एट अ लेटर टाइम थ्रेड विल नॉट गोइंग टू रिमेन स्ट्रेट एंड द एक्सेलरेशंस वुड नॉट बी इक्वल। लेकिन मान लो मैं आपको जस्ट ये बोलता हूं कि बताओ फाइंड, आपको ये बोलता हूं कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास at t equal to 0। मतलब just after these forces are applied, आपको हर पार्टिकल का इसमें एक्सेलरेशन निकालना है सपोज। तो क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में? वैसे तो आप देख लो कि 3 अलग अलग थ्रेड्स हैं, तो वैसे अगर आप बिल्कुल बेसिक से जाओगे तो आपको ये टेंशन T1 लेना होगा, एक टेंशन, दूसरा टेंशन T2 लेना होगा, तीसरा टेंशन T3 लेना होगा, और टेंशंस T1 T2 T3 मार्क करो, फिर तीनों का FPD बनाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। बट बहुत लंबा पड़ेगा अगर आप बिल्कुल न्यूटन्स लॉ के बेसिक्स लेके जाओगे। तो जो टेक्निक है वो बड़ी सिंपल सी है। टेक्निक सिंपली ये कहती है कि अगर आपके पास सिंपल सिस्टम्स है जिसमें एवरी पार्टिकल इज गोइंग टू हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, देन ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इन सबका आप थ्रेड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो देखो। ठीक है, थ्रेड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो आप देख लो। जैसे 20√2 है, 20√2 का ये वाला कंपोनेंट 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो 20 न्यूटन था उसका ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। 5 न्यूटन का तो ये कंपोनेंट 5 न्यूटन है ही। 10 न्यूटन का अगर 37 डिग्रीज करोगे तो यू नो दैट 10 cos 37 करोगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4/5, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। जितने भी आपके फोर्सेस हैं इन सबका थ्रेड के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो देखो। और एक फोर्स चलो मैं और लगा देता हूं, जो लास्ट वाला ब्लॉक था इसके ऊपर एक फोर्स और लगा देता हूं पीछे के डायरेक्शन में, 2 न्यूटन इसके ऊपर और लग रहा है। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस कर देता हूं। मान लो ये सिचुएशन है और ये सारे के सारे फोर्सेस का आप थ्रेड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट देखो। यू कैन इजीली सी कि अल्टीमेटली इन सबका जो भी एक्सेलरेशन होगा अपने को, अगर थ्रेड के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ये निकालना है, ये वाला जो एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऑब्वियसली थ्रेड के अलोंग जो एक्सेलरेशन है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन सबका थ्रेड के अलोंग वाला एक्सेलरेशन तो सेम है। अब अगर थ्रेड के अलोंग वाला एक्सेलरेशन सेम है तो आप आराम से बोल सकते हो कि थ्रेड के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका 20 + 0 + 5 + 8 - 2। तो जो फॉरवर्ड फोर्सेस है उनमें से रिवर्स फोर्स अगर कोई है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, and this net force divided by total mass of the system will give you acceleration. So this is something like 25 + 8, so that will be like 33, 33 - 2, that is 31 upon total mass। मान लो मैं सबका मास इक्वल दे देता हूं तो 4m कर दो। ये कर दोगे तो आपको सीधे सीधे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन का बेसिकली वो कंपोनेंट मिल जाएगा जो थ्रेड के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो सिंपल सा आइडिया रहता है ये बहुत सारे बेसिक मास पुली सिस्टम्स के लिए बहुत को सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ग्रेट आइडिया है। अगर आप इसमें मान लो सपोज आप इसके पीछे लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पड़ जाओगे तो ये बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जहां एप्लीकेबल होता है वहां पे आपकी लाइफ बहुत सिंपल कर देता है। इस वजह से ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अपन बहुत ज्यादा इसके झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। ये ध्यान रखना दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द मोस्ट सिंपल प्रॉब्लम्स। एचसी वर्मा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो इससे सॉल्व हो जाएंगी, मेंस लेवल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी अदरवाइज भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सॉल्व। लेकिन
जहां पे भी आप कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश करोगे, अगर आपके माइंड में ये है कि चलो सर कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं जिसमें ये मेथड एप्लीकेबल ना हो, तो मैं आपको खुद ही बोल रहा हूँ देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ केसेस जहाँ पे ये नहीं भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहां तो अपन जानते ही है ना कि जहां भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज आएगी वहां पे आप अपने बेसिक्स पे वापस आ जाओ कि हर पार्टिकल के ऊपर टेंशन और फोर्स और ये सारे के सारे फोर्सेस प्रॉपरली ड्रॉ करो। जो न्यूटन्स लॉ की बेसिक अप्रोच होती थी वो ये होती थी कि हर पार्टिकल का एफबीडी बनाओ अलग अलग, सबके लिए F इक्वल टू ma लगाओ, x डायरेक्शन में भी y डायरेक्शन में भी, और उसके बाद सारी इक्वेशंस लिख के अपन मास पुली सिस्टम्स में क्या करते थे, बड़ा लंबा काम होता था वैसे तो, कि अगर सिंपल सा भी मास पुली सिस्टम है तो जितने मासेस होते थे उतनी इक्वेशंस लिखते थे, फिर उसके बाद उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे, बड़ा लंबा काम होता था। वो सारे के सारे काम आपको करने आते हैं तो वो सब करो, अगर कहीं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो आप अपने बेसिक्स के ऊपर वापस आ जाओ। लेकिन मैं बस ये बोल रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट अगर आप गिनने बैठोगे तो हजारों ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से डायरेक्टली इस टेक्निक को लगा के काम खत्म कर सकते हो अपना। ये इस टेक्निक की इंपॉर्टेंट बात है। और इसके कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल सर थोड़े और ले लो। हाँ बिल्कुल, मैं एग्जाम्पल्स ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज थोड़े बहुत लूंगा एग्जाम्पल्स, इट विल बिकम क्लियरर कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। बट ये कुछ रफ आइडिया है। अभी मैं थोड़ा सा, जैसे अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जो मैंने लिया था, इसी की बात करता हूँ। या चलो इसके ऊपर एक सेकेंड बाद वापस आते हैं, उसके पहले मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल एक दो चीजें आपको और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल्स इसके। जैसे मान लो अगर बिल्कुल एटवर्ड्स मशीन वाला ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें भी क्या करते हैं बच्चे, कई बार रट लेते हैं, आंसर ही रट लेते हैं। मैंने तो ऐसे भी बंदे देखे हैं जो एटवर्ड्स मशीन समझ में नहीं आती, ऑल्दो एटवर्ड्स मशीन में ना समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे भी बंदे देखे हैं मैंने जो इसका आंसर रट के बैठे रहते हैं कि ये एक्सेलरेशन चाहिए अगर आपको ये वाला, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ये सब मत करना, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर रटने से अगर आपने मैकेनिक्स की शुरुआत करी है तो आपको आगे मैकेनिक्स में बड़ी दिक्कत आने वाली है। हाँ ये जरूर है कि अगर मान लो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है और ये इतना ज्यादा यूज होती है कि यूज करते करते आपको आंसर अपने आप याद हो गया तो वो चलेगा, लेकिन अगर बैठ के आपने रटा है इसका आंसर तो ये बड़ा गड़बड़ है, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको एटवर्ड्स मशीन थोड़ी पूछेंगे, वो कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके पूछेंगे। तो मान लो मेरे पास ये सिंपल एटवर्ड्स मशीन है, इसमें लेटर से कि ये मास आपका 10 kg है, ये मास आपका मान लो 6 kg है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे को लगता है कि 10 kg जो है ना इसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो मैं इसके ऊपर अगर 20 न्यूटन का फोर्स और लगा देता हूँ, और लेट अस से कि इसके ऊपर भी मैं एक कहता है कि यार मेरे को भी फोर्स चाहिए, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स और लगा देता हूँ। मान लो ये सिस्टम है, और अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि बताओ इसमें जो 10 kg ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट से मैं ये बोलता हूँ। तो अब हमारी टेक्निक के हिसाब से देखो, सबसे पहले तो वी ऑब्जर्व वेदर द थिंग्स आर सिंपल और नॉट, एंड एज यू कैन सी दैट दिस प्रॉब्लम इज सिंपल इनफ। अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा अपवर्ड तो इसका एक्सेलरेशन a होगा डाउनवर्ड। तो if there are multiple blocks connected in such a way along the same thread, threads can be different but सबके सब एक लाइन से ही connected है such that सबका एक्सेलरेशन सेम है। तो अब आप देखो कि इस सिस्टम को ये 10 kg के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg और 20, ये mg और 20 जो है ये दोनों इस सिस्टम को के एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। वेयर ये 6g और जो 10 न्यूटन है इधर, ये ध्यान से देखो कि ये दोनों इसके एक्सेलरेशन को, सिस्टम के एक्सेलरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सपोर्टिंग फोर्स है वो हो जाएगा राइट साइड से, क्योंकि वो आपका एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा एक तरह से 100 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, और जो ऑपोजिंग फोर्स है वो ये दोनों लगाएंगे उल्टे साइड से। तो ये हो जाएगा आपका, लेटस से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6g और 10 न्यूटन। तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 6 प्लस 10 दैट इज 16 kg। ये अगर आप कर दोगे, ये रेशियो निकाल लोगे, तो ये आपको डायरेक्टली सीधे एक लाइन में सिस्टम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे देगा। मैग्नीट्यूड के इनफैक्ट डायरेक्शन भी मिल गया अपने को, एक्सेलरेशन आपको पूरा मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनी नास्टी कैलकुलेशंस। आपको बड़े आराम से छोटे छोटे क्वेश्चंस में इस तरह से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो now let me have a look at the chat and see if there's something.
और ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स मैं लेता हूं तो ये चीज थोड़ी सी और क्लियर होगी। दूसरा एक और चीज देखना है कि फिजिक्स में इंट्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑब्वियसली, बट बेसिक्स को अप्लाई करने के लिए यू नीड टू बी अ लिटिल बिट इंट्यूटिव। तो ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड वैसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टू टाइप का मेथड नहीं है कि बस आप जो है वो यू कीप योर ब्रेन्स आउट ऑफ योर स्टडी रूम इन अ बॉक्स एंड देन यू वॉक इन द स्टडी रूम। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जैसा एक मेथड, इसका जो एक मेथड होता था कि आप दोनों तरफ टेंशन मार्क करो, फिर 10 केजी का अलग एफपीटी बनाओ, 6 केजी का अलग एफपीटी बनाओ, दोनों की इक्वेशंस बनाओ और साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। दैट इज टिपिकली द फर्स्ट मेथड दैट वी टेल द स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज अ मेथड जहां पे बंदे का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता बंदे को। अब जो मेथड बताया है वो अगर आप बिल्कुल फॉलो करते जाओगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा विदाउट अप्लाइंग एनी जेन्युइन ब्रेन फ्रॉम योर साइड और एनी इंट्यूजन। फॉरगेट अबाउट इंट्यूजन एट ऑल। बट ऑब्वियसली सच मेथड्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी इंटेलिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट बहुत लेंदी होते हैं मेथड्स। तो देयरफॉर इस तरह के जो मेथड्स हैं इनसे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया था मैंने। रफली मैं ये करता हूँ इस तरह के केस में कि अगर मेरे को पहले तो देख लेता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसा है। अगर सिस्टम आपका ऐसे जा रहा है यू लाइक दिस कि एक साइड से ऊपर जा रहा है, दूसरे साइड से नीचे जा रहा है, तो मैं देखता हूं कि सिस्टम के ऊपर, थ्रेड के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको देखता हूं। ये चेक करता हूं कि इनमें से कौन कौन से फोर्सेस मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से फोर्सेस मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो मैंने इधर देखा कि 10G और 20 न्यूटन ये दोनों मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे साइड से 6G और 10 न्यूटन मोशन को अपोज कर रहे हैं। तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स करता हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं टोटल मास डाल देता हूं। इससे मेरा काम हो जाता है। जैसे मान लो लेट अस से कि अगर मान लो मैं इस 10 न्यूटन का डायरेक्शन उल्टा कर देता, लेट अस से इसको पुश करना शुरू कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 10 न्यूटन ए के डायरेक्शन में आ गया तो ये इसे सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बस ये +10 न्यूटन हो जाएगा। अगर मैं इतना चेंज करता हूं तो ऐसे हो जाएगा। दैट्स बेसिकली द आइडिया। अब जरा अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था इसमें I'll just remove this solution that इधर रखा था। अब इस सिस्टम में आप देखो, you will see कि ultimately the system might look a little bit complicated, but आप ध्यान से देखो कि जो एक लाइन चल रही है वही पूरी की पूरी लाइन नीचे एंड तक गई है लाइक दिस। इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कोई मूवेबल पुली हो। आपको पता है कि कंस्ट्रेंट कब लगता है? कंस्ट्रेंट तब लगता है जब कोई मूवेबल पुली होती है। अगर पुली सब अपनी अपनी जगह फिक्स्ड है तो कंस्ट्रेंट का कोई चक्कर ही नहीं आता, फिर तो आपके सारे एक्सेलरेशन सेम ही आते हैं इस तरह की सिचुएशन में। और तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर सब कुछ सारी पुलिस फिक्स्ड है अपनी जगह, कोई इस तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो यू विल सी कि अगर ये एक्सेलरेशन ए होगा तो ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो सबसे पहले अपन ने चेक कर लिया कि कोई लफड़ा तो नहीं है। देखा कुछ भी नहीं है। तो अभी आप देखो कि फोर्सेस कौन कौन से हैं जो मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक आप देख लो कि यहां से जो mg लग रहा है ये अपने मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना। यहां से जो mg लग रहा है वो तो नॉर्मल रिएक्शन ने कैंसिल कर दिया। तो ये जो बीच वाला ब्लॉक था इसका जो mg होगा ये मोशन को ना तो सपोर्ट करेगा ना अपोज करेगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये 4mg जो है ये खुल के पूरे मोशन को सपोर्ट करने वाला है, तो ये आपका 4mg नीचे लगेगा, मोशन को सपोर्ट करेगा। फिर इधर देखो आप, यहां पे है आपका mg sin थीटा। यूल सी कि mg लगता है नीचे, लेकिन mg का खाली ये वाला कंपोनेंट है जो मोशन को अपोज कर रहा है। पूरा mg अपोज नहीं कर रहा है मोशन को। mg का खाली mg का खाली ये वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा जो मोशन को अपोज कर रहा है। mg cos थीटा को तो नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल कर देता है। तो व्हाट यू वुड हैव हियर इज दिस कि जो सपोर्टिंग और अपोजिंग फोर्सेस है वो सब थ्रेड के पैरेलल वाले होते हैं, वो मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब सपोर्टिंग फोर्सेस कुल मिला के है mg + 4mg 5mg। ये सपोर्टिंग फोर्स हो गया। ऑपोजिंग फोर्स हो गया mg sin थीटा। सपोर्टिंग माइनस ऑपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल मास आप देख लो 7m। इस तरह से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू बिल्कुल आराम से एक लाइन में लिख सकते हो। ये बात है। और you can make thousands of such problems, but again I would repeat that this is just a nice technique for solving simple questions, because we should be aware of
सिंपल टेक्निक्स ऑल्सो। कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट में क्या करना है वो मैं आपको बड़े बड़ी चीजें ऑलरेडी लास्ट की 2-3 क्लास में बता चुका हूँ, सो यू कैन यूज दोस थिंग्स देयर। इस टेक्निक से आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि ये वैसी टेक्निक नहीं है, रटने वाली टेक्निक नहीं है कि मान लो देखो मास पुलिस सिस्टम्स में सबसे बुरा तो वो होता है कि अगर मान लो सपोज आप ये रट लो शुरू से, कई बच्चे मैंने देखा है कि रट लेते हैं कि एटवुड्स मशीन का एक्सेलरेशन होता है m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा फॉर्मूला रटने में भी आसान होता है कि डिफरेंस ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस इनटू जी, ये कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आप देख लो कि अगर आपको ये सिंपल टेक्निक्स पता है तो ये सब रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक्स से निकालने की बजाय एटवुड्स मशीन का फॉर्मूला रट लेते हैं, और दिक्कत तब आती है जब एटवुड्स की बजाय कुछ और चेंजेस कर देते हैं सिस्टम में, तो फिर वो फंस जाते हैं। बट यू कैन सी कि अगर आपको चीजें अच्छे से आती है तो आपको स्पीड भी बन जाएगी और आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं एग्जांपल देता हूं सिमिलरली। लेट अस से दैट देयर इज अ 10 kg ब्लॉक, इसके ऊपर मैं फोर्सेस लगा रहा हूं, मास पुलिस सिस्टम से कनेक्टेड है, 10 kg ब्लॉक है, फिर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं लेट अस से 20 न्यूटन्स लाइक दिस और 50 न्यूटन्स लाइक दिस। ये सिस्टम है मान लो पूरा, अपने को ये ब्लॉक का चाहिए एक्सेलरेशन, ये सिचुएशन है। चलो आई एम हैप्पी टू सी कि फटाफट अब सही आंसर्स आ रहे हैं, तो दैट मींस ठीक है, बिल्कुल ज्यादातर लोगों का सही आंसर आ रहा है, दैट्स गुड। और देखो इस तरह के मेथड्स आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एंड ठीक है, चलो जी, आंसर तो ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों का अभी तक जो आया है वो ठीक है, सो दैट्स काइंड ऑफ नाइस। और एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास बैकअप तो है ही। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंट्यूटिव मेथड्स होते हैं, इंट्यूटिव मेथड भी बार बार नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ऐसा कोई बहुत महान इंट्यूजन नहीं लग रहा है, लेकिन कई ऐसे भाई इस मेथड में बस खाली एक इसका डाउन साइड हल्का सा ये है कि ये रटने वाले बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। तो लेट अस से आई शुड नॉट बी इम्पोलाइट, बट अगर केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो शायद आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा भी अगर आप समझने की वो रखते हो मैकेनिक्स में चीजें, तो आपको मेथड बहुत अच्छा नहीं बहुत ही बढ़िया लगेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधे एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, बात ही खत्म। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में यू विल सी। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये भी है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो एग्जांपल्स लेके काम नहीं होता है, आपको घर पे जाके एचसीवी से या किसी भी बुक से 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इसके, तब थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा कि ये चीज कैसे वर्क करती है। सो दैट पार्ट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड आफ्टर द क्लास। नाउ कमिंग बैक, यू विल सी कि इस क्वेश्चन में आप देख लो 10g फोर्स नीचे लग रहा है, तो 10g बोले तो 100। तो एक बात तो ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा, एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में होगा, तो वो तो अपन लास्ट में माइनस साइन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो ये वाले एक्सेलरेशन को मैं ए बोल देता हूँ एक सेकेंड के लिए। तो सपोर्टिंग फोर्स 100 है, ऑपोजिंग फोर्स 20 और ऑपोजिंग फोर्स 50। तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स तो ये हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। नाउ नोट दैट देयर इज नो मास ऑन दिस साइड, तो इनर्शिया जो होगा सिस्टम का वो खाली 10 kg की वजह से होगा, तो ये 10 को आप डिवाइड कर दो। सो यही आंसर ऑलमोस्ट ज्यादातर लोगों ने दिया था, थोड़ा बहुत एक दो आंसर्स गलत थे बट दैट इज ओके, मोस्टली यही आंसर था 3 meters per second square। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि जब मैंने क्लास शुरू करी थी तो आई गॉट ओनली 4 करेक्ट आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, बट अभी कम से कम आई कैन सी मोर देन 40 करेक्ट आंसर्स ऑलरेडी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आंसर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आंसर आपको -3 रिपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक्सेलरेशन मैंने ये पूछा था कि ये वाला एक्सेलरेशन कितना है, तो वेरी वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आंसर आपको -3 देना चाहिए, बट ठीक है चलो वो चलेगा, +3 -3 इज नॉट सच अ बिग इशू। सो दिस इज एसेंशियली हाउ द थिंग्स वर्क। इस कंसेप्ट के ऊपर मैं एक फाइनल एग्जांपल और ले लेता हूं।
normally in my classes I like to interact with the students, I like to allow them to speak, but प्रॉब्लम ये है कि ये क्लासेस जो सुबह वाली क्लासेस है, ये छोटी छोटी 1-1 घंटे की क्लासेस है, बच्चे बहुत सारे होते हैं इसमें, तो अगर मैं बहुत ज्यादा आपका बोलना अलाउ कर दूंगा तो फिर काम हो नहीं पाएगा कुछ, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा म्यूट करके रखा है। एंड आई डोंट लाइक दैट वन वे कम्युनिकेशन, लेकिन 3 घंटे की क्लास में तो चल जाता है इंटरेक्शन, लेकिन इसमें अगर मैं इंटरेक्शन करूंगा तो फिर मैं कुछ कवर ही नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा। और दूसरा ये भी फैसिलिटी है कि वीडियो लेक्चर्स आर अवेलेबल, तो कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप आराम से यू कैन गो ओवर इट वंस अगेन एंड यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। मान लो ये सिचुएशन है, अब इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मिडल ब्लॉक सपोज। तो नाउ यू कैन इजिली सी कि अगर आपको एक्सेलरेशन लेटर से राइटवर्ड दिया है तो अपन मान लेते हैं पूरा सिस्टम ऐसे राइटवर्ड ही मूव कर रहा है, ऑल दीज एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। सो नाउ यू कैन सी कि M2 के ऊपर जो यूजफुल फोर्स लगेगा थ्रेड के डायरेक्शन में, वो हो जाएगा M2G sin थीटा 2, ये वाला फोर्स। mg के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो सिस्टम को, इट इज नीदर ट्राइंग टू मूव द सिस्टम नॉर ट्राइंग टू अपोज द सिस्टम। तो जो मैं वो बोलता हूं कि न्यूमरेटर में यूजफुल फोर्स डालेंगे नेट, और डिनोमिनेटर में इनर्शिया डालेंगे, तो यूजफुल फोर्स में M2G sin थीटा 2 आ गया, फिर mg sin थीटा जो इधर है M1G sin थीटा 1 जो है, ये मोशन को अपोज कर रहा है, तो सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स न्यूमरेटर बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। नाउ टोटल इनर्शिया इज m1 प्लस m प्लस m2। बिल्कुल सीधे सीधे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में इस तरह से एक्सेलरेशन लिख देना है। और इसी का ये कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी था अभी, बिकॉज अभी कुछ दिन बाद आपका रोटेशन आने वाला है, तो रोटेशन में इसका बड़ा भाई आएगा, रोटेशन में जो पुलीज होंगी इनका मास हो जाएगा, और कुछ बिल्कुल सीधा सीधा आप एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिखोगे, लेकिन इसी को थोड़ा सा अगर ये पता है मेथड, तो इसी को थोड़ा सा ट्वीक कर दोगे तो आपको रोटेशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे तब मिलता है जब मैं रोटेशन में बोलता हूँ कि चलो हमने न्यूटन्स लॉ में ये मेथड देखा था, अब इसी को थोड़ा सा ट्वीक करके अपन रोटेशन में अप्लाई करेंगे, एंड स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट मी कि सर कब देखा था। तो रीशफलिंग वीशफलिंग के बाद बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार, कुछ बच्चों ने किया होता है, कुछ बच्चों ने अपने मैचेस में नहीं भी किया होता है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको करवाया सब गया होता है, लेकिन वो बेचारे उस समय थोड़े से इनसिंसियर मोड में थे, मस्ती के मोड में थे, फिर जब तक रोटेशन तक आते हैं तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। सो ये बातें हैं। एंड ठीक है, तो इसमें मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया है। और चलो एक बच्चा पूछ रहा है, अब देखो बहुत ज्यादा डाउट्स तो मैं इसमें नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि जो सिंपल सी चीज थी मैंने बता दी है। बाकी एक बच्चा पूछ रहा है कि विल देयर बी दैट सॉरी इज आस्किंग कि वी विल नॉट कंसिडर टेंशन, द आइडिया इज नो, टेंशन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। यू कैन सी कि टेंशन को तो अपन डबल एरो से डिनोट ही करते हैं, तो अगर आप बिल्कुल वैसे मेथड से चल रहे थे कि आप सबका एफबीडी बनाओगे और वैसे सॉल्व करोगे, देन डू कंसिडर टेंशंस। लेकिन इस मेथड का फायदा एग्जैक्टली यही है कि आपको टेंशन के टेंशन लेने नहीं पड़ते, टेंशन के टेंशन में पड़ना ही नहीं है। यहाँ पे आपको टेंशन तो आपका ऐसा फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा तो दूसरे के ऊपर रिवर्स फोर्स भी लगाएगा, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट आपका कैंसिल हो जाता है। एंड अगेन आई विल रिपीट कि इस मेथड में बहुत ज्यादा आपको उसमें नहीं घुसना है कि यार ये क्यों नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ। एक सिंपल सी इंट्यूटिव सी टेक्निक है जिसको आप कई जगह पे यूज करके एंजॉय कर सकते हो, ये बात है। तो हाँ, you are right Vedant, in this system, in this technique we consider the entire system essentially, और बीच की चीजें internal forces में लेके खत्म हो जाती है। So yes, and you are totally right in what you have written Vedant, it's a very simple technique, और ये जनरली बच्चों को इंट्यूटिवली समझ में भी आ जाती है, बट फिर भी कई बार नहीं भी आती, कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये तो मतलब एक बार कंफर्म करने टीचर तो बेटर रहेगा। सो दैट वाज द ओनली थिंग, और सिंपल सी सीधी सी बात है। और वेदांत तालेगांवकर जो आप कह रहे हो वो भी एक तरह से ठीक है, ऑल्दो इसमें आई वुड नॉट प्रेफर कि हम सेंटर ऑफ मास जैसे बड़े बड़े आइडियाज की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज
सेंटर ऑफ मास इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया। ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बच्चों वाला फंडा है जो छोटे छोटे क्वेश्चंस में चल जाता है। सो दैट वाज अ थिंग। और क्या कह रहे हैं बच्चे? आर्यन बार बार कह रहा है कुछ तो कि we should add 50 and why did we subtract 50 in the above example? Let me see आर्यन क्या बोल रहे हो आप? हाँ 50 तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे ना। सी द सिस्टम वाज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इन्होंने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे दिया था, मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व करके देखा कि नहीं भाई ऐसे तो होगा ही नहीं, ऐसे होगा, नीचे होगा। तो अगर एक्सेलरेशन ऐसे है और आप थ्रेड को ये इधर से 50 न्यूटन से पुल कर रहे हो, तो ये 50 न्यूटन तो जो आपका पुलिंग फोर्स है, ये तो इस 10 केजी के डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को अपोज करेगा ना। अगर आप मान लो 50 की बजाय 500 लगा देते तो ये ब्लॉक नीचे नहीं जाता, फिर तो ये ऊपर जाता। तो in this case your force is trying to oppose the motion of the block because thread का जो ये वाला साइड है ये ऊपर जा रहा है, थ्रेड का ये वाला जो साइड है ये साइड आपका ऊपर जा रहा है, तो 50 न्यूटन इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, therefore I subtracted it। हाँ जी अंशुल, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, दैट इज करेक्ट। और उसके बाद सौमित्रा इज ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स एंड सौमित्रा वी विल नॉट डू दोज थिंग्स। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बहुत बेसिक सा सिंपल सा मेथड है जो सिंपल क्वेश्चंस में चलेगा। जहां पे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आएगा वहां तो आपने जो बेसिक मैकेनिक्स देखी है उसके बेसिक रूल्स लगाओ, वो सब चलेंगे। नाउ सौमित्रा वाज ट्राइंग टू से कि अगर ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है, आई थिंक योर प्लान की अगर वाज दिस कि अगर इसका भी एक्सेलरेशन हो जाए तो क्या होगा, तो फिर आप सूडो फोर्सेस लगाओ, कोई नहीं रोक रहा है आपको, आप बिल्कुल सूडो फोर्सेस लगाओ। सो ऑब्वियसली this technique is not anything like a universal technique which will work everywhere like your FBD approach, but जहां जहां चलती है वहां वहां पे ये मेथड बड़ा मैजिकल सा और बढ़िया मेथड होता है। तो ये एक छोटी सी बात है जो अपन ने देख ली है, अब आगे चलते हैं। ओके, हैव अ लुक एट दिस मेथड, सॉरी दिस क्वेश्चन। एक और मैंने मास पुली सिस्टम दिया अभी। आज के लेक्चर की एक पहली छोटी सी बात तो अपन ने कर ली है, एक दूसरा कंसेप्ट और देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मास पुली सिस्टम की। बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो आपने कवर करी होगी अपने टाइम में जब पढ़ा था इसको। अपन इसको भी रिवाइज करने वाले हैं बिकॉज ये टेक्निक कई बार बच्चे भूल जाते हैं। कुछ लोग इसको रिड्यूस्ड मास टेक्निक बोलते हैं, कुछ लोग रिड्यूस मास टेक्निक वर्ड यूज नहीं करते हैं बट टेक्निक पता होती है उनको। तो वेदर यू आर अवेयर ऑफ द नेम और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस ये करना है कि मेरे को ये मास पुली सिस्टम दिया है और मुझे निकालना है कि इसमें जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन कितना होगा। पॉइंट पी, नोट केयरफुली, इज नॉट एनी ब्लॉक, पॉइंट पी इज जस्ट अ पॉइंट ऑन द थ्रेड। मेरे को इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है और ये चीज ऑब्वियसली ऐसी नहीं है कि ये आप 10-20 सेकंड में निकाल दोगे, बट लेट अस से 1 मिनट, 1.5 मिनट्स, 2 मिनट्स, लेट अस से इट इज 7:42 राइट नाउ। तो अगर 7:44 तक अगर आप मेरे को इसका आंसर दे देते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज देन वी विल हैव अ go at the technique। So देखते हैं how many of you can give me the correct answer till 7:44। चलो जी आंसर्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। ओके, one Atharv has given me an answer and Shreyans has given me an answer। Ved, Atharv, the other, sorry, the Atharv has repeated his answer। Then अच्छा एक चीज और है, मैंने अपने रेफरेंस के लिए नीचे आंसर लिख दिया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा, ये आंसर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो इफ somebody has been smart enough कि उसने उसको जूम करके देख लिया है तो वो मत करना, वो चैलेंज नहीं है आपको कि whether you can read it or not। The idea was just to see whether you can give me the answer correctly or not। So चलो शुरू से ही मेरे को कई बच्चों ने आंसर कुछ भेजा है। श्रेयस, अनन्या, शार्दुल also have given me the answer।
सनद का भी एक आंसर आ रहा है, सोहम, देन आर्चिशा, सूर्यांश, अपूर्व, यश एंड मेनी अदर्स हैव गिवन सम आंसर। और शुरू में तो आंसर्स 2 3 4 आंसर आपस में सब देवर मैचिंग विद ईच अदर, बट नाउ आई एम गेटिंग सम डिफरेंट आंसर्स। सो 80/17 भी आ रहा है, एंड 10/3 भी आ रहा है, हाफ भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 22/3, 8, 2/3, 40/7 और 34.5। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने जब COC 1 में सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने कुछ फंडा बताया था इसका। चलो दैट इज गुड, आई एम प्रीटी हैप्पी दैट यू गाइस रिमेंबर दैट टेक्निक, बिकॉज और बहुत सारे आंसर्स आ गए अभी। चलो ठीक है, अभी तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, मैंने सेंटर ऑफ मास से पढ़ाना शुरू किया था COC 1 में। वहां पे मैंने कुछ रिविजन के कुछ ऐसी कुछ छोटी मोटी बात करी थी शायद, उसमें मैंने ये चीज बताई थी। और ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस रिमेंबर दैट। एंड चलो 7:45 ऑलरेडी हो चुका है, सो दैट मींस मोर देन 3 मिनट्स हैव ऑलरेडी पास्ड सिंस आई गिव यू द क्वेश्चन। अभी आंसर को जरा मैं जूम करके देखता हूँ क्या था। आंसर था G/3। ये आंसर इस प्रॉब्लम का G/3। और चलो हैप्पीली आई कैन सी दैट G/3 कई सारे बच्चों ने मुझे दिया था। तो जिन लोगों ने G/3 मेरे को ऑलरेडी बता दिया है, ग्रेट जॉब गाइस, दैट मींस यू हैव अ गुड रिटेंटिव पावर ऑल्सो। आपको चीजें जल्दी से समझ में भी आ जाती है, बिकॉज आई रिमेम्बर कि मैंने देखो कभी भी रिविजन क्लास में कोई भी चीज दोबारा उतने धीरे धीरे नहीं बताई जाती जितनी फर्स्ट क्लास में ओरिजिनल क्लास में बताते हैं। फटाफट भगाते हैं जनरली रिविजन क्लास में चीजें। तो मैंने भी आपको जो COC 1 में अगर थोड़ा बहुत रिविजन के तौर पे टेक्निक बताई थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी बताई होगी, बट अगर आपने उतनी जल्दी वो समझ ली उस टाइम पे और अभी इतने दिनों बाद मैं सडनली आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप मेरे को सही आंसर बता रहे हो, देन दैट मींस यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। तो जिनको ये टेक्निक आती है, वेरी नाइस। और जिनको थोड़ा सा सीखना है इसमें, वो देख लो फंडा क्या होता है पहले, थ्योरी क्या होती है उसकी मैं आपको बताता हूँ। देखो इसकी थ्योरी होती है, मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा बिकॉज प्रूव तो जो ओरिजिनल क्लास थी उसमें आपने किया ही होगा इसको। तो यहाँ मैं आपको सीधे टेक्निक बताऊंगा कि अगर आपके पास मान लो कोई एटवुड्स मशीन टाइप की मास पुली सिस्टम है ऐसे, तो फंडा ये होता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, मास पुली सिस्टम के किसी भी क्वेश्चन में इस पूरे के पूरे एटवुड्स मशीन सिस्टम को अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट से या सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर देते हो तो ऊपर वाले सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पता चलता है। ऊपर वाला सिस्टम मतलब कि अगर इसके ऊपर आपने कुछ भी लगा रखा था उसको कोई फर्क नहीं पता चलेगा अगर आप इसे एक सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर दो। बस ये ध्यान रखना कि सिंगल ब्लॉक का जो इक्विवेलेंट मास है वो 4 म्यू होना चाहिए। और म्यू वही पुरानी चीज है जो आपने सेंटर ऑफ मास इंपल्स मोमेंटम में पढ़ी होगी, बड़ी काम आती है म्यू। म्यू होता है आपका रिड्यूस्ड मास, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज है और ये बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर देती है। और बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह की पूरी एडवर्ड्स मशीन को आप एक सिंगल मास m इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हो जिसकी वैल्यू होती है 4 म्यू। And again, remember that these are revision classes, so I will not be proving every small little bit of result. मेरा जो मेन ध्यान होगा वो इसके ऊपर होगा कि मैं 1 घंटे के अंदर आपको मिनिमम टाइम में बहुत सारी मैक्सिमम चीजें बता सकूं। तो rather than spending detailed time on proof and revision class है, तो इसमें आपको मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो या कर लेनी चाहिए थी अपने को उस टाइम पे, वो चीजों के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो इसका प्रूफ तो आपने देखा ही होगा, वो कोई अपन अभी नहीं बात कर रहे हैं। बाकी हाँ, मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एटवुड्स मशीन को 4 व्यू से रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक दैट कि अगर मान लो सपोज आपने 10th में देखा होगा कि अगर एक बैटरी है और इस तरह से अगर 2 रेजिस्टेंसेस है,
तो इस तरह की दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती है, तो इनको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर आप इनको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो तो बाकी सर्किट को कुछ पता नहीं चलेगा। दैट्स बेसिकली द आइडिया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप किसी भी इस तरह की आउटपुट मशीन को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर देते हो ऐसे, तो बाकी सिस्टम को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये बात होती है। तो बस अब इसको यहाँ पे अगर अपन लगा देते हैं तो यू कैन सी कि जो 3 kg और 6 kg था, इसका आप इक्विवेलेंट मास देख लो। 3 kg और 6 kg का आप रिड्यूस्ड मास अगर आप देखोगे तो हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, ये हो जाएगा आपका 2 kg रिड्यूस्ड मास। किसका? इधर ये लेफ्ट वाला जो साइड था इसका रिड्यूस्ड मास। तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूं 4 म्यू से। तो 4 म्यू मतलब कि इसको मैं म्यू1 बोल देता हूं, तो 4 म्यू1 हो जाएगा आपका 8 kg। तो इसको मैं 8 kg से रिप्लेस करने वाला हूं इन दोनों को मिला के, पूरे सिस्टम को। सिमिलरली 5 और 20 को आप देख लो। 5 और 20 का जो रिड्यूस्ड मास है वो जाएगा 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20। ये आप देख लो, ये हो जाएगा आपका लाइक 100 बाई 25 विच इज 4। तो जो 4 म्यू है वो हो जाएगा आपका 16 kg। तो हमारी थ्योरी, हमारी टेक्निक ये बोलती है कि अगर अब मैं इतना कर देता हूं कि मैं लेफ्ट वाले पूरे के पूरे पुली को, मास पुली सिस्टम को 8 kg से रिप्लेस कर दूंगा, और इसको अगर मैं 16 kg से रिप्लेस कर दूंगा राइट वाले को, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट मी डू दैट। तो यहां पे मैं दोबारा सिस्टम बनाता हूं। ध्यान से देखो कि ऊपर वाली पुली तो मैं बनाऊंगा ही, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो पूरा सिस्टम था इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं 8 kg से। तो इसको मैं 8 kg से रिप्लेस कर देता हूं, राइट साइड वाले को रिप्लेस कर देता हूं 16 kg से। ये हो गया। तो अब अपना बस ये एक लाइन का फंडा है छोटा सा, कि अगर मैं चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा सिस्टम आपका इसके इक्विवेलेंट है। नोट केयरफुली कि मेरे को जिस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना था उसको नहीं टच करना है। तो ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी अभी भी इधर ही है, क्योंकि पॉइंट पी के नीचे वाला सिस्टम सारा का सारा रिप्लेस हुआ है। सो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस फेलो। और इसको तो आप ध्यान से देखो, अभी अभी अपन ने देखा था कि अब इसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो यू कैन इजिली सी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिवर्स फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो दिस विल बी लाइक g/3 आपका एक्सेलरेशन आराम से आ जाएगा। और अब नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली इस क्वेश्चन को अपन कंस्ट्रेंट वनस्ट्रेंट लगा के कुछ लंबे तरीकों से सॉल्व करते हैं। इवन कंस्ट्रेंट लगा के भी आप देखो, ये प्रॉब्लम बहुत लंबी प्रॉब्लम थी। इसको आप एक बार क्लास ओवर हो जाएगी तो आप आराम से बिना मेरी टेक्निक के आप सॉल्व करके देखना, ये प्रॉब्लम बहुत लेंथी बैठती है। लेकिन इस टेक्निक से अगर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये टेक्निक उस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूजफुल है जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्ड्स मशीन टाइप की चीजें दिखती है, वहां पे आपको ये टेक्निक ज्यादा यूजफुल दिखेगी। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट की हर प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। अब अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एडवर्ड्स मशीन ही नहीं दिखती है, समथिंग लाइक कि अगर मान लो सपोज मैं आपको देता हूं, लेट्स से, ठीक है, कुछ भी ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करूंगा मैं जिसमें ज्यादा एडवर्ड्स मशीन ज्यादा कुछ दिख ही नहीं रही है। ये इफ यू रिमेम्बर इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको शायद मॉड्यूल में इसमें असाइनमेंट्स में दिया था कंस्ट्रेंट के। मान लो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, मासेस है m1 m2। अब इसमें मैं बोलता हूं दैट दिस सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम नेक्स्ट कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास। अब इसमें आप देख लो, इसमें कोई एडवर्ड्स मशीन है ही नहीं, तो आप रिप्लेस किसको करोगे? तो देयरफॉर ये तो आपकी कंस्ट्रेंट से ही सॉल्व होगी। देयर आर अगेन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपके कंस्ट्रेंट वाले तरीके से ही सॉल्व होंगे, बट स्टिल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस साइड आल्सो जिसमें आपको एडवर्ड्स मशीन दिखती है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन में आप इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। एंड बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इवन एचसी वर्मा में भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। जैसे एचसी वर्मा साहब का ही बनाया हुआ एक क्वेश्चन ये है इस तरह का, ऐसा। अब इसमें अगर मान लो m1 m2 m3 है और मैं आपको बोलता हूं कि बताओ एक्सेलरेशन निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करोगे? इस पूरी चीज को एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दोगे तो आराम से आपका एक्सेलरेशन
आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये बात है, इस टाइप से बड़ी सिंपल सी सीधी सी टेक्निक है। और सी किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी कैसे आती है? मास्टरी इसी तरह से आती है कि आप सबसे पहले तो कुछ ऐसे मेथड्स देखते हो जो बड़े फंडामेंटल से मेथड होते हैं, जैसे एफबीडी बनाना और सॉल्व करना। ये सबसे फंडामेंटल मेथड होता है और न्यूटन्स लॉ के पूरे चैप्टर का हर क्वेश्चन इस फंडामेंटल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब हर क्वेश्चन में आप फंडामेंटल मेथड ही लगाते रहोगे तो फिर आप लगाते ही रह जाओगे, फिर तो आपका एक परफेक्शन कभी नहीं आएगा सब्जेक्ट में। तो हमेशा सबसे पहले यू लर्न सम बेसिक मेथड और उसके बाद आप वैरायटी में जाते हो। जो वैरायटी होती है उसी से आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है कि आप ये देखते हो कि ठीक है चलो अब तो अपने पास एक मेथड है जिससे दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बट दैट मेथड इज वेरी स्लो। सो नाउ आई विल कैटेगराइज कि अच्छा चलो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये लगा देंगे, उस टाइप का आएगा तो ये लगा देंगे। आई एम नॉट सेइंग कि फॉर्मूला रटने हैं इसमें, बिकॉज ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला रट रहे हो कि जैसे वो था कि कुछ बंदे रट लेते हैं कि एटवुड्स मशीन का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, कुछ लोग टेंशन का भी फॉर्मूला रट लेते हैं, तो वो रटना नहीं है, बिकॉज वो फॉर्मूले तो खाली एटवुड्स मशीन में चलेंगे। लेकिन ये टेक्निक्स आपकी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर करेगी। लेकिन फिर भी कभी भी आप कोई टेक्निक सीखते हो तो उसमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस में उसको लगाना है और किस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं लगाना है। तो कोई भी इस तरह का सिस्टम है जिसमें एटवुड्स मशीन को मिला के अगर कोई मास पुली सिस्टम बनाते हैं तो आप उसमें ये आइडियाज लगा के अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बात है। तो ये होती है टेक्निक। और अभी लेट मी हैव अ लुक एट द चैट एंड सी अगर कोई अच्छा डाउट है तो देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए। वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि इसमें वर्चुअल वर्क के सारे केसेस में चलेगा ना? तो ये मैं ऑलरेडी बहुत शुद्ध हिंदी में क्लियर भाषा में समझा चुका हूँ, इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि वर्चुअल वर्क के सारे केसेस में नहीं चलेगा। तो आप लेक्चर एक बार रिकॉर्डेड दोबारा सुन लेना चाहिए, तो बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई एग्जैक्टली आंसर, सो यू शुड नॉट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली। और ठीक है, और 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? वो टेक्निक है बेटा। अपूर्व, आप बोल रहे हो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो वो टेक्निक यही है कि आप इस चीज को इससे रिप्लेस कर सकते हो। सिंपल सी बात। तो ये टेक्निक है। मैंने अगेन आई विल रिपीट कि मैंने इसको प्रूव नहीं किया है। जब आपने न्यूटन्स लॉ मास पुली सिस्टम पहली बार पढ़ा होगा अपनी ओरिजिनल क्लास में कई महीने पहले, उस समय सर ने आपको ये सारी चीजें बताई होंगी, इसका प्रूफ वूफ सब दिया होगा। लेकिन ध्यान रखना कि ये 1 घंटे की छोटी सी रिवीजन क्लास मुझे मिलती है, तो मैं इसमें आपको बहुत डिटेल्स नहीं बता सकता। मैं आपको मेन मेन चीजें रिवाइज करवाता हूँ। दिस इज नॉट एन ओरिजिनल क्लास। तो मैंने आपको ये बिल्कुल प्रूफ नहीं दिया है कि इसका कि यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 2 या 8 क्यों नहीं आ रहा है। ये इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला and you just have to use it. That's another thing. और देखते हैं। और some students actually are not listening to me at all. Now Mandar is asking me right now, he is asking me after answering this question already 5 times कि इस फॉर्मूले को डिराइव कैसे किया है। तो मैं मंदार आपके क्वेश्चन का आंसर 5 बार ऑलरेडी दे चुका हूं। आप रिकॉर्डिंग एक बार सुन लेना इसकी चाहिए तो। और सी यू गाइस हैव टू लिसन केयरफुली टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। और उसके बाद हाँ, वेदांत जो आप बोल रहे हो, वेदांत इज टॉकिंग अबाउट, वेदांत तालेगांवकर इज टॉकिंग अबाउट द ही इज सजेस्टिंग मी अ टेक्निक कि इसको बेसिकली अपन डिराइव कैसे करें। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जो आप बोल रहे हो डेरिवेशन की, जो बहुत सिंपल सी 2 लाइन की डेरिवेशन होती है, तो वो जो आप बोल रहे हो वेदांत वो बिल्कुल सही है। एंड चलो, मेनी पीपल आर हैप्पी आल्सो विद द मेथड, सो दैट्स काइंड ऑफ नाइस। ठीक है, और आगे चलते हैं। Yes, Reva is asking, will this be applicable to all problems of this type? Yes, 100%। कहीं भी अगर आपको एक एटवुड्स मशीन को रिप्लेस करना है एक सिंगल ब्लॉक से, तो आप ये टेक्निक लगा सकते हो। और ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। मैंने भी जब पढ़ाना शुरू किया था 18 years back, I was not aware of this technique for 2 years। 2 साल तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये टेक्निक भी होती है। तो मैं क्या करता था कि हर प्रॉब्लम को बेसिक से सॉल्व करता था और ऑब्वियसली बहुत लंबा पड़ता था। देन आई सॉ कि यार मेरे साथ में एक और टीचर थे, पढ़ाते थे उस समय कोटा में, तो प्रमोद माहेश्वरी सर थे। उनके जो बच्चे थे वो फटाफट उनके स्टूडेंट्स एक लाइन में सॉल्व कर देते थे। आई वाज लाइक यार ये करते क्या है बच्चे। फिर मैंने स्टूडेंट से ही पूछा कि यार तुम लोग करते क्या हो ये बताओ। तो उन्होंने बताया सर सिंपल सी टेक्निक है, इसको आप इक्विवेलेंट मास से रिप्लेस कर दो। Then I said कि हाँ यार टेक्निक तो बड़ी अच्छी है। And then since then I've been teaching this, so
और Unnam is asking works only when the mass of pulley is 0. Yes, absolutely correct. It works. It will work only when you have to replace an Atwood's machine. Remember, it's only a technique for replacing an Atwood's machine with a simple mass. And Atwood's machine क्या होती थी? Simple, जो M1 M2 वाला जो सिस्टम होता था, जिसमें पुली का मास नहीं होता था, थ्रेड आइडियल होता था, वो होती थी आपकी Atwood's machine. So ये बात है. और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक लाइन में सॉल्व हो जाएंगे इससे. सो दैट्स अनदर थिंग. और देखो रैंक्स ऐसी बनती है. रैंक्स खाली ऐसा नहीं होगा कि आप एफबीडी बनाया सॉल्व किया वाली टेक्निक से रैंक नहीं आती. उससे आपका ठीक है एक एवरेज सी 1000 2000 3000 की रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, वो ठीक है. बट जो टॉप रैंक्स होती है उसके लिए स्पीड चाहिए. और लेट अस से कि जेई में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं. अब 20 में से अगर 4-5 क्वेश्चंस भी अगर आप थोड़ा जल्दी सॉल्व करके उसमें टाइम बचा लेते हो, जिस क्वेश्चन में जेई ने आपको 2-3 मिनट अलॉट किए थे, वो क्वेश्चन अगर आप 30 सेकंड्स में सॉल्व करके टाइम बचा लेते हो, तो वो टाइम आप यूज करके दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कई बार दूसरे सब्जेक्ट में भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो. तो ये टेक्निक जो आप इन केस यू हैव एवर वंडर्ड कि भाई लेट अस से वेदांत था या जो और बच्चे थे जो टॉप 10 में टॉप 100 में रैंक निकालते हैं, क्या डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि उनको ऑब्वियसली एक आईक्यू का डिफरेंस होता है, तो वो तो रहेगा ही डेफिनेटली, लेकिन वो आईक्यू का यूज यही करते हैं कि दे आर अवेयर ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल टेक्निक्स हियर एंड देयर, तो उससे टाइम बचता है. वो टाइम बचता है तो उससे फिर आपकी स्पीड भी बन जाती है. और बहुत सारी टेक्निक्स कई बार ऐसी होती है जो टीचर्स बताते हैं, जैसे मैंने अभी बताई. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज थी, अब जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में जो बताया था, ये ऊपर वाली जो टेक्निक बताई थी फर्स्ट वाली, ये ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट ज्यादातर अच्छे बच्चे अगर टीचर नहीं भी बताए, तो ये फर्स्ट वाली टेक्निक बहुत सारे बच्चे अपने आप ही समझ जाते हैं, इसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो कहीं ना कहीं जो टाइम बचाते हो आप, उसको फिर यूज करके आपका काम और बेटर हो जाता है. नाउ अभी बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ये भी कहा था कि सर 8 बजे तक की क्लास होती है और आप तो 8:30 तक खींच देते हो. एंड दे हैव टोल्ड मी कि कुछ डाउट्स भी होते हैं हमारे, तो आप वो आधा घंटा जो होता है वो हमारे डाउट्स के लिए होता है, तो आप हमें डाउट्स के लिए भी वो टाइम आधा घंटा दे दिया करो. सो आई विल फॉलो दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ये वाला जो क्वेश्चन था अपना, इसके ऊपर अभी अपन आएंगे. इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स भी मैं भेजूंगा ही वैसे इसके. इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट करना. इस क्वेश्चन में आपकी वो टेक्निक लगेगी ऊपर जो मैंने एटवुड्स मशीन वाला फंडा बताया है, बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा बट बहुत लंबा पड़ेगा. लेकिन वो जो फंडा था कि आप एक एटवुड्स मशीन को 4 इंटू रिड्यूस्ड मास से 4 म्यू से रिप्लेस कर सकते हो, उससे ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, इसको आराम से देखना. और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे. नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और अच्छी अच्छी चीजें और देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड. मोस्टली मैंने भी बहुत ज्यादा प्लान आउट नहीं किया, लेकिन कुछ शायद सूडो फोर्स से रिलेटेड चीजें बताऊंगा मैं. वो उसमें कई बार डाउट्स रहते हैं बच्चों को, तो विल डू ऑल दोस थिंग्स इन अवर नेक्स्ट क्लास. और बाकी ऑफिशियली द क्लास टुडे इज ओवर. और अभी जो नेक्स्ट आधा घंटा है आई एम अवेलेबल फॉर डाउट्स. तो किसी को जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया है या अदरवाइज भी अगर कोई भी डाउट्स पूछते हैं, तो आई एम अवेलेबल नाउ. सो चलो गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग. और जिनको डाउट्स नहीं है दे कैन गो बैक टू एंजॉयिंग देयर लाइफ. एंड आई एम नॉट सेइंग गो बैक टू स्लीप. नाउ सिंस यू आर अवेक, मे बी टेक अ बाथ एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग यूजफुल. और जिनको डाउट्स है वो लोग थोड़ा सा रुक जाओ. और अभी देखते हैं